और चलिए अब बात करेंगे महारण 2024 की। बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी बता दें, पहले चरण का नामांकन आज। तो यूपी की 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू। तो 20 से 5 से 27 मार्च तक नामांकन होंगे जमा। नामांकन स्थल पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में नामांकन, वही बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में आज से नामांकन शुरू हो गए। इन 8 सीटों में पहले चरण में चुनाव होना है, मतदान होना है। 20 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव होगा और 7 ही चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। तो पहले चरण में 8 सीटों को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तो तमाम तो 20 मार्च से 27 मार्च तक नामांकन जमा होंगे। नामांकन स्थल पर पुलिस फोर्स तैनात है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में नामांकन। तो बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद में भी नामांकन। रामपुर, पीलीभीत में आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। इन 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है और नामांकन प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू। तो बताएं, पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है। और ग्राउंड से हमारे संवाददाता अरविंद चौधरी मुजफ्फरनगर से, सोहेल गौर संवाददाता सहारनपुर से, तो साथी दिवाकर गौर रामपुर से, अमित तरार शामली से, इमरान मुरादाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और सबसे पहले अरविंद आपका रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर में नामांकन की प्रक्रिया आज से जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव है उन 8 सीटों पर होना है। तो वहां पर क्या तरह तस्वीर है अरविंद? है और यहाँ पे पहले जो अभी सांसद थे डॉक्टर संजीव बालियान थे। डॉक्टर संजीव बालियान को भाजपा ने फिर से प्रत्याशी बनाया है। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है। बीएसपी ने भी प्रभारी नियुक्त किया है, अभी प्रत्याशी नहीं बनाया। कुछ ऐसे भी नाम सामने आ रहे हैं जो अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने लाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब ये पर्चा खरीदेंगे तो ही पता चलेगा कि प्रत्याशी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी तक आज किसी भी प्रत्याशी ने कोई पर्चा नहीं खरीदा है, जबकि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपना वहां पे मुस्तैद है, बैरिकेडिंग लगाई हुई है, पुलिस है और सभी अधिकारी इस चीज की बात जो रहे हैं कि कोई प्रत्याशी आए और अपना पर्चा खरीदे। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो जो डॉक्टर संजीव बालियान है पिछले 2 बार से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। जो हरेंद्र मलिक है उनके सामने जो प्रत्याशी है वे भी मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी माने जाते हैं। वे भी 4 बार पूर्व में विधायक रहे हैं। उनके बेटे 3 बार अभी विधायक है। वर्तमान में भी वे चरथावल विधानसभा से उनके बेटे पंकज मलिक विधायक है। और हरेंद्र मलिक को यहाँ पे एक मजबूत दावेदार के तौर पे भी समझा जा रहा है, जबकि भाजपा अपने आप को ये मान रही है कि हम हैट्रिक लगाएंगे। जी बिल्कुल, लौटेंगे अरविंद आपके पास। और अब सहारनपुर का भी रुख कर लेते हैं। सहारनपुर से क्या कुछ तस्वीर उभर कर, क्या कुछ हलचल नामांकन प्रक्रिया को लेकर? सोहेल, जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रथम चरण के अंदर 8 सीटों के लिए जो है नामांकन प्रक्रिया आज से खुल चुकी है। जी बिल्कुल, मुझ तक आवाज आ रही है? बिल्कुल, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए 19 अप्रैल को प्रथम चरण की वोटिंग होनी है। सहारनपुर, कैराना समेत 8 सीटों के लिए जो है वोटिंग होगी। आज 20 तारीख से नामांकन प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है और 27 तारीख तक प्रत्याशी अपने अपने नामों का नामांकन कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया के लिए तैयारियां कर दी गई हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर नामांकन स्थल बनाया गया है, वहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, भारी संख्या में फोर्स लगाया गया है। सहारनपुर सीट के लिए अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कांग्रेस की बात करें तो नाम चल रहा है इमरान मसूद का, लेकिन वो भी कोई अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं पार्टी की तरफ से। बात की जाए बसपा की तो यहाँ पर जो है प्रभारी बनाए गए हैं। माजिद जो है उनका नाम है और पूर्व चेयरमैन है, प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मोहर अब तक उन पर भी नहीं लग पाई है। अभी तक किसी तरह का कोई नामांकन यहाँ पर नहीं, किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया। कुछ लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि सहारनपुर की जनता जो है वो क्या चाहती है कि कौन प्रत्याशी यहाँ पर रहे और वो किसे वोट देना पसंद करेंगे। जी क्या नाम है आपका? चौधरी शाहबान।
शाहबाज जी, सहारनपुर के अंदर आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, प्रत्याशी भी जल्द ही घोषित किए जाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि कौन प्रत्याशी रहे, उसकी से आप वोट करेंगे? यहाँ पे मायना जो है प्रत्याशी मायने नहीं रखता। यहाँ पे गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसे वोट मिलेगा। गठबंधन, यहाँ पे गठबंधन सबसे महत्वपूर्ण है, गठबंधन को ही वोट जाएगा। तो गठबंधन को ही वोट देंगे, प्रत्याशी कोई भी हो? प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन लोग उसे चाहते हैं। लोग चाह रहे हैं कि सरकार जो है इंडिया गठबंधन की बने, क्योंकि पिछली जो सरकार है, भाजपा की सरकार जो है, इसमें कोई खास काम नहीं हो पाए, ठीक है। और इस सरकार ने जो है लोगों के रोजगार छीन लिए, भाईचारा छीन लिया और तरह तरह के मामले हैं। मतलब सरकार जो है सफल नहीं हो पाई है, खत्म, हमारे हिसाब से खत्म निकली सरकार। जो वादे लेकर सरकार आई थी, सबका साथ सबका विकास, वो वादे सरकार पूरे नहीं कर पाई। 15 लाख सरकार ने कहा था, इस टाइम सरकार सप्ताह में आई थी 15 लाख देंगे, वो भी नहीं किसी के दिए। तो सरकार ने काम ही नहीं करा, सरकार जो है फेल है हमारे हिसाब से। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, ये गठबंधन को कह रहे हैं कि प्रत्याशी मायने नहीं रखता, गठबंधन को वोट जाएगा। कुछ और लोग भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकी। क्या माहौल है इस समय? गठबंधन का ही माहौल है यहाँ। गठबंधन, ठीक है सोहेल, लौटेंगे आपके पास। और दिवाकर गौर भी हमारे साथ रामपुर से जुड़े हुए हैं, और रामपुर में क्या हलचल है नामांकन प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि आज पहला दिन है। दिवाकर, आपका रुख करना चाहेंगे। 8 सीटों पर पहले चरण मतदान है, जिसमें रामपुर भी अपने आप में खास सीट है। वहां पर अगर बात करें नामांकन प्रक्रिया को लेकर, किस तरह की हलचल है और साथ ही माहौल क्या है चुनाव को लेकर? देखिए, रामपुर में नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो चुकी है और 27 तारीख तक नामांकन किए जाएंगे। लेकिन रामपुर में भाजपा ने केवल अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित किया है, और किसी भी पार्टी ने नहीं तो गठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया है और ना ही बसपा से कोई भी प्रत्याशी घोषित हुआ है। तो रामपुर एक बहुत अहम सीट है, क्योंकि यहाँ पर आजम खां है और आजम खां का एक अपना वर्चस्व है। गठबंधन की अगर माने तो कहने में यह आ रहा है कि जब तक आजम खां कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेंगे, डिक्लेयर नहीं होगा। आज संजय कपूर जो गठबंधन के से हैं, उनसे भी हमने बात की थी, तो वो ये कह रहे थे कि अगर आजम खां बोलेंगे तो मैं भी चुनाव लड़ लूंगा। मीन्स अगर सीट ये कांग्रेस के पाले में अगर जाती है, अभी समाजवादी के पाले में, अगर आजम खां डिक्लेयर नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हम कांग्रेस के कैंडिडेट को लड़ाते हैं, तो संजय कपूर भी चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे साथ में यहाँ पे कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और कुछ और लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ कि रामपुर में क्या माहौल चला है। जी, रामपुर में क्या माहौल चल रहा है? रामपुर में माहौल जो है वो सबकी नजरें जो हैं वो गठबंधन के प्रत्याशी पर हैं, और जब तक गठबंधन का प्रत्याशी का चेहरा सामने नहीं होगा, उसका नाम सामने नहीं होगा, जब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है और किसका मुकाबला होगा। अच्छा, आप बताइए, रामपुर में चुनाव का क्या माहौल है? चुनावी माहौल जो है यहाँ विपक्ष बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अभी माननीय योगी जी आए थे और करोड़ों रुपए की सौगात रामपुर को देकर गए हैं। तो इस लिहाज से भी, और घनश्याम सिंह लोधी जो प्रत्याशी हैं पूर्व सांसद भी रहे हैं, और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव जो स्टार्ट हो गया उसमें भी सांसद चुने जाएंगे। वो तो 100% सांसद चुने जाएंगे, क्योंकि विपक्ष खत्म हो चुका है। सांसद ने मेहनत बहुत की है, और अभी योगी जी आए थे, योगी जी से भी डायरेक्ट मीट होती है उनकी, और अच्छी यहाँ पे कार्यशैली जो है भाजपा की चलाई है। मुस्लिम गतिविधियां जो है अब भाजपा के पक्ष में जा रही हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि भाजपा का निश्चित तौर पर जीत होना निश्चित। आप बताइए कि गठबंधन का प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है। जी, तो आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है साहब कि विपक्ष के पास प्रत्याशी चुनने का बिल्कुल वही नहीं बचा है कि उनके पास प्रत्याशी कोई हो जिसे वो उतारे मैदान में। घनश्याम सिंह लोधी जी हमारे जो है बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे चुनाव, और फिर से भारत में अपने मोदी जी की सरकार दोबारा से बनेगी। आपको क्या लगता है कि अभी गठबंधन जो है वो प्रत्याशी क्यों घोषित नहीं कर रहा है? तो नामांकन कैसे करेगा? नामांकन की डेट शुरू हो गई है, ना ही तो गठबंधन ने प्रत्याशी घोषित करा है, ना ही और विपक्षी दलों ने प्रत्याशी को घोषित करा है रामपुर में। तो चुनाव क्या निर्विरोध हो जाएगा? देखिए, चुनाव निर्विरोध होने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये सारा चुनाव का जो टिकट वितरण है वो आजम खां डिसाइड करते हैं कि रामपुर में किसका टिकट होगा, तो इसलिए ये गठबंधन की सीट जो है वो समाजवादी के खाते में गई है, और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता आजम खां, वो तय करेंगे कि रामपुर से वो अपनी सीट से, अपने जिले से, अपने जनपद से वो किसे गठबंधन का प्रत्याशी बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि घनश्याम सिंह लोधी ने जिस तरीके से पीछे मोर्चा संभाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार किया है, तो अभी तक ये जो हमने बैकग्राउंड देखा है, उनका काम करने की क्षमता देखी है,
उस हिसाब से घनश्याम सिंह लोधी तो ये मान के चलिए कि वो जीत की ओर बढ़ चुके हैं। आलम खां तो जेल में है, आलम खां जेल में है, तो समाजवादी पार्टी डिसाइड करेगी गठबंधन का टिकट या इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा या फिर आजम का डिसाइड करेंगे? देखिए, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आजम खां के मामले में समाजवादी पार्टी को हर वक्त बैकफुट पर आना पड़ा है। चाहे समाजवादी पार्टी ने कहीं भी टिकट करा हो, लेकिन जहां आजम खान ने कहा कि नहीं ये टिकट मुझे चाहिए, तो वहां घोषणा करी हुई प्रत्याशी की टिकट कैंसिल हुआ और आजम खान का खैर प्रत्याशी देखना होगा कि जो तस्वीर अभी धुंधली बनी हुई है वो कब तक साफ होती है। क्या ये स्ट्रैटेजी है या फिर जो तमाम राजनीतिक दल है वो अपने कश्मकश से जूझ रहे हैं और यही वजह है कि देरी हो रही है प्रत्याशियों के नामों को लेकर। अमित भी हमारे साथ शामली से बने हुए हैं। अमित, अब आपका रुख करना चाहेंगे, वहां क्या तस्वीर? तो माफ कीजिएगा, अमित से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुरादाबाद का भी रुख कर लेते हैं जहां इमरान हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, मुरादाबाद में क्या हलचल है, क्या चहलकदमी नामांकन को लेकर? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों का जो चुनाव है पहले चरण में, जिसमें मुरादाबाद भी शामिल है। और मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद के दलों में अभी किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी से जरूर इरफान सैफी का नाम सामने आया था, जो बसपा ने दलित और मुस्लिम वोटों को साथ कर अपना प्रत्याशी उतारा है। वो कहीं तक माना जाए तो इस प्रत्याशी के उतरने से भाजपा और गठबंधन का भी जो कड़ी था वो बिगड़ा है। और आज से यह जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और बात करें 2 बजे तक 6 पर्चे बिके हैं, जिसमें प्रमुख दलों के किसी भी प्रत्याशी ने पर्चा नहीं खरीदा है। यहाँ मुरादाबाद के कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके का प्रत्याशी इस चुनाव में मुरादाबाद की जनता चाहती है। क्या नाम है? कपिल भारती साहब, मुरादाबाद के एक अहम व्यक्ति, आप किस तरीके का प्रत्याशी इस चुनाव में आप चाहते हैं? तो हम चाहते हैं जो हमारे पार्लियामेंट का विकास कराए, राष्ट्रवाद की बात करे और देश के माहौल को अच्छा करे और यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट लेके आए कारोबारी। देखिए, कुछ और साथी है कि यहाँ पे मुरादाबाद पिछले 3 चुनावों की बात करें तो मुरादाबाद में 2009 में कांग्रेस से जो क्रिकेटर थे अजूठी उन्होंने चुना, 2014 में भाजपा सरदेश को चुना और 2019 में समाजवादी पार्टी के ऐसे हसन को चुना जो मौजूदा सांसद है। तो अब मुरादाबाद की लोकसभा की जनता हर बार बदलाव चाहती है, इस बार कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? देखिए, मुरादाबाद की बदकिस्मती है, जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीता जाता है तो मुरादाबाद की जो जनता का वोट होता है उसको भूल जाता है। अब मुरादाबाद की जनता जागरूक हो चुकी है, वो ये चाहती है कि ऐसा प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाना चाहिए जो मुरादाबाद के विकास की बात करे, मुरादाबाद के नौजवानों के रोजगार की बात करे और मुरादाबाद के अंदर जिस तरह की जो परेशानियां हैं उनको खत्म करने की सरकार के सामने बात। चलिए, कुछ और साथी हैं, नौजवान साथी हैं कि अभी ये चुनाव है, अभी तीनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए, किस तरीके का प्रत्याशी आप चाहते हैं? प्रत्याशी चाहते हैं हम लोग जो मुरादाबाद से खेलने अच्छा काम करे, एजुकेशन काम करे, हेल्थ का काम करे, इस सब चीजें पाना चाहिए। चलिए, कुछ और साथी बात कर लेते हैं कि मुरादाबाद को सरकार की बात करें तो यहाँ सरकारी यूनिवर्सिटी के हवाई अड्डा किया है और बहुत सरकार द्वारा दी गई है। आप लोकसभा चुनाव में किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं जो आप लोकसभा में भेजें? जिससे मुरादाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हवाई अड्डा यूनिवर्सिटी जो मुरादाबाद के काम बहुत मजबूती से खुले थे, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं और भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश है कि उसका प्रत्याशी मजबूत और एक भारी भरकम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी देगी और भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रत्याशी देगी, हम सब लोग जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उस प्रत्याशी को बहुत मजबूती से और बहुत भारी मतों से उसे जिताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के साथी। उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन जी, लोकसभा का चुनाव है, किस तरीके का कैंडिडेट मुरादाबाद की लोकसभा के लिए चाहते हैं? देखिए, कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी जिसे भी उतारेगी, मगर हम सेंटर में आपकी तीसरी बार फिर तिरंगा लहराने के लिए मोदी जी चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। जितना विकास हो रहा है वो विकास की अगर डबल इंजन की ट्रेन चलानी है तो फिर एक बार मोदी जी को लाना है और मुसलमान समाज बहुत मोदी जी के साथ है। इस बार
ऊपर वाले ने चाहा तो हर हाल में मोदी जी 400 पार करेंगे। ठीक है इमरान, रुक करेंगे आपका। अरविंद भी हमारे साथ है मुजफ्फरनगर से, और मुजफ्फरनगर के अगर मुकाबले की बात करें तो बेहद दिलचस्प होते हुए अरविंद, क्योंकि हम देखें तो हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी से, तो वहीं संजीव बालियान पर बीजेपी ने एक बार फिर से दाव यहां पर चला है, और दोनों ही अगर देखें सियासतदानों को तो काफी मुकाबला यहां पर दिलचस्प रहने वाला है। लोगों का क्या रुझान है वहां पर? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। दोनों ही जो सियासतदार है अपने आप में सियासत में माहिर है, क्योंकि संजीव बालियान जब 2014 में एमपी बने तो 4 लाख से ज्यादा वोटों से वे जीते थे, लेकिन दूसरी बार उनका मुकाबला चौधरी अजीत सिंह से था, जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे। लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी एनडीए का हिस्सा है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों पार्टियां जब एक साथ जुड़ जाती है तो यहाँ पे जाट बेल्ट किसानों की और गन्ने की राजनीति की जाती है। तो संजीव बालियान अपने कार्यों को लेकर कहते हैं कि मैंने विकास कार्य कराए हैं, उस बल पे मैं जीतूंगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल जैसे इसके साथ जुड़ती है तो इनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो जो हरेंद्र मलिक है, हरेंद्र मलिक अपने राजनीतिक अनुभव को लेकर कहते हैं कि मैं सन 1985 से चुनाव लड़ता आ रहा हूँ, 4 बार विधायक रहा हूँ, राज्यसभा सांसद में रहे हैं, बेटे को 3 बार। बिल्कुल, और अरविंद देखना होगा कि ये जो कांटे की टक्कर यहाँ पर रहती है इसमें जीत किसको मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।